हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कारम। मैं हूँ अकबर शेख। मेरे द्वारा लिखित आज हम कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्वार्थ से परे निस्वार्थ की गोद में। पनवेल के लाइन अली के सरोवर सदन इमारत के प्रांगण में आज शहनाई बज रही है। कुलकर्णी बाई रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल है। आज उनके इकलौते बेटे राहुल की शादी है। उन्होंने कोई भी और बाजा नहीं मंगाया क्योंकि उन्हें ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। उनका मानना है कि बैंड बाजे और आतिशबाजी करने की वजह से इंसानों से लेकर परिंदे भी परेशान हो जाते हैं। उनका बेटा राहुल तो बहुत ही मक्खीचूस और मतलबी स्वभाव का लड़का है। वह तो चाहता था कि रजिस्टर शादी करे। सिर्फ 5 रुपया रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी। 2 गवाह चाहिए। वह 2 कॉलेज के सहपाठी प्रोफेसर अपने खर्चे से आएंगे। 20-20 रुपए के 2 हार वधू वर्ग के गले में डालने के लिए हो जाएंगे। उसने अपनी माँ से कहा, ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा तामझाम करने की। वैसे भी लोग आएंगे और खा पीकर सिर्फ नाम रख कर चले जाएंगे। माँ की सोच ठीक उससे उल्टी है। उसकी बात सुनकर माँ ने कहा, तू अपनी राय रहने दे, तू तो समाज में नाक कटवाएगा। उसे सिर्फ ध्वनि प्रदूषण से एतराज़ है, लोगों को शादी में बुलाने से नहीं। बल्कि उसका सकारात्मक मानना है ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को शादी में बुलाना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग मंडप में आएंगे उतना बड़ा अन्नदान का पुण्य प्राप्त होगा, उतने लोगों का वधू वर को आशीर्वाद मिलेगा। शादी में ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाकर शान दिखाना नहीं होता, बल्कि विवाह से शुरू होने वाले 2 लोगों के नवजीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेना होता है। रही बात किसी के नाम रखने की, तो कुछ लोगों को नाम रखने का देव वरदान है, ऐसा समझकर उपेक्षा उनकी करनी चाहिए। माँ ने शादी में खर्च के लिए रुपये मांगे तो राहुल ने माँ के हाथ में बड़े ही हाथ पांव पटकते, नाक मुंह टेढ़ा करते हुए कुछ रुपये दिए। माँ के पास थोड़ा रुपया उसके पेंशन से जमा करके रखा था। उससे शादी का खर्च पूरा नहीं हो सकता था। जो पैसा उसे रिटायरमेंट के वक्त पीएफ से मिला था, उसने उससे अपने बेटे के कहने पर पनवेल शहर में जिसमें रहते हैं वह घर खरीदा था। वरना रहने के लिए शिरढोन गांव में राहुल के पिता का पुश्तैनी मकान तो था। पिता के गुजरने के बाद ही राहुल ने ही जिद की थी कि माँ के रिटायरमेंट के बाद हम पनवेल शहर में रहने जाएंगे। उसके पीछे भी राहुल का स्वार्थ ही था। अगर माँ के पास रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पैसा पड़ा रहेगा तो बहन आकर मांग लेगी। राहुल को देखे तो उसे इस तरह सोच रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की सरकारी नौकरी है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की शाश्वती है। आज भी रोज़मर्रा का खर्च माँ के पेंशन से ही चलता है। खुद की पूरी तनख्वाह बचती है, फिर भी वह भविष्य की चिंता करके हमेशा चिता पर लेटा रहता है, मानो उसे कंजूसी और स्वार्थ दिखाने का वरदान देवताओं से मिला हो। घर में शादी का दिन था। घर में मेहमानों की चहल पहल से शोरगुल था। माँ के कहने पर वह रस्मों रिवाजों के लिए बैठ रहा था। माँ उसे समझाकर कहती, बेटा, जो मौसियाँ, मामियाँ, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ जो रस्में करती हैं, उन रस्मों में बुरी नज़रें उतार कर फेंक देती है, और दादी नानियाँ तो तेरी बलाएँ उनके सर लेती हैं। जब माँ ने कहा नानियाँ और दादियाँ मेरी बलाएँ लेती हैं, तो अच्छा बोलकर राजी हुआ। उसके मन का भाव रहा होगा कि कोई तो मिला है जो फोकट में मेरी बलाएँ लेगा। अंत में धवलारी के धवलाओं के संग स्नान हुआ और दूल्हा घर से निकला। बाराती बनकर सारे करीबी लोग निकले। राहुल महाराज तो उनको देखकर बिथर गया, जैसे बारात में लाई घोड़ी बिथरे। आतिशबाजी की आवाज़ सुनकर परेशान होकर कहने लगा, इतने सारे लोग जाएंगे तो वह लोग परेशान होंगे, यानी ससुराल वाले। जैसे तैसे मामा की डांट ने चुप कराया, क्योंकि मामा ने ही रिश्ता जमाया था। विठल राव उनके दोस्त है और विठल राव मामा के एहसानों तले दबे हुए हैं। वरना इतने छोटे सिर्फ माँ और बेटे के परिवार में विठल राव अपनी बेटी नहीं देना चाहते थे। अंत में बारात पहुंची खोपोली के विठल राव पाटिल के दरवाजे पर। वह बड़े ही शानो शौकत वाला आदमी। मंडप में जितने लोग थे उससे बिल्कुल जाहिर हो रहा था कि विठल राव बहुत ही बड़े सामाजिक दायरे वाला इंसान है। मंडप तो दूर ही से देखने लायक था। मंडप के चारों ओर कपड़े की झालरों ने सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। साथ ही उन पर की सुनहरी और चांदी की कशीदाकारी ने उसमें 4 चांद लगा दिए थे। बारात के द्वार पर पहुँचते ही बारात मंडप के द्वार पर पहुँची तो स्वागत के लिए हर बाराती के मुंह में मनोहर हलवाई के यहाँ से आई हुई काजू कतली डाली गई।
हर एक के हाथ पर इत्र लगाकर उसके हाथ में गुलाब का फूल देते। उसके बाद 2 लोग सम्मान से ले जाकर कुर्सी पर बिठा देते। स्वागत में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुहूर्त का समय हुआ, पंडित मंत्र पढ़ने लगे, मंगल अष्टक शुरू हो रहे थे। पंडित जी के साथ मंगल अष्टक गाने के लिए कुछ गवैये मंगाए थे जो प्रसिद्ध फिल्मी गानों के धुनों पर मंगल अष्टकों को गाकर दोहरा रहे थे। उसके बाद तबले पर बजाकर उनके बोल निकाले जा रहे थे। शुभ मंगल सावधान पर अक्षता उड़ाने दी थी, वे रंग बिरंगी तो थी, साथ ही उनमें मोगरे की खुशबू मिली हुई थी। मोगरे की खुशबू सकारात्मक विचारों के लिए पावन मानी जाती है, शायद इसलिए वह अक्षताओं में मिलाई होगी। इतना हर चीज़ का ख्याल रखना, यह एक सकारात्मक सोच के साथ पैसा खर्च करने का नतीजा है। इन सारे तामझामों की व्यवस्था करने वाले इंसान की खुशहाली और उसका समाज के प्रति मिलनसारी स्वभाव को ही दर्शाता है। मंगल अष्टक पूरे हुए। पंडित जी ने वाजंत्रियों से कहा, बजाओ। उनके कहने पर सिर्फ शहनाई बजी। विट्ठल राव यह देखकर थोड़ा नाराज़ हुआ। उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखा। वह उठा, पटाखों की माला निकाली और उसे जलाया। तब शायद उनके मन को भी लगा कि बेटी का शुभ मंगल हो गया है। शादी के बाद बारातियों को भोजन के लिए आग्रह किया गया। भोजन व्यवस्था का ऐसा आयोजन था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। जो पसंद हो वह सब्जी खाओ। 20 सब्जियों के बफे लगे थे। अलग अलग प्रकार की दालें थी, मसाला चावल, जीरा भात से लेकर पुलाव और बिरयानी भी थी। रोटियों में भारतीय रोटियों के साथ नान से लेकर खबूस तक से टेबल सजे थे। कई प्रकार की मिठाइयों से थाल सजे थे। किसी को पानी पीने की ज़रूरत न लगे, इतने सारे जूस लेकर बैरे घूम रहे थे। रात हो चुकी थी। अंत में लड़की के विदाई का समय आया। विदाई भी विट्ठल राव के परिवार ने बड़े ही खुशियों से की। उनके विचार है, हम बेटी विदा कर रहे हैं जो अब दूसरे की घर के लक्ष्मी बनने जा रही हैं, उसे खुशी से विदा करना चाहिए। उनके छोटे पुत्र ने आतिशबाजी की। जो श्रृंखला आकाश में जलाई, उसका नज़ारा अद्भुत था। कई मिनटों तक उसकी रोशनी आकाश में दर्शा रही थी कि विट्ठल राव की बेटी विदा हो रही है। हज़ारों रुपये की वह आतिशबाजी की श्रृंखला रही होगी। वह देखकर राहुल नाक मुंह टेढ़ा कर रहा था। अंत में विदाई हो गई। बारात दुल्हन लेकर घर आ गई। राहुल और लतिका का जीवन शुरू हुआ। थोड़े दिन तो रस्मों के हिसाब से पग फेरे और कारेली की रस्में होती रही। लतिका मायके जाए तो राहुल लाने भी न जाए। राहुल कुछ न कुछ बहाना करके किसी को लिवा कर आने को कहता था, क्योंकि आने जाने में खुद का पैसा खर्च होगा। लतिका उस बात को लेकर मन ही मन बहुत नाराज़ होती थी। उसका नाराज़ होना वाजिब भी था। लतिका की जगह कोई भी नववधू होती तो यही चाहती कि उसका पति उसे लेने उसके घर आए। लतिका जिंदा दिल थी मगर मुँहफट नहीं थी। वह कुछ कहती नहीं थी, न मायके न ससुराल। सिर्फ वह तकिए पर सिर रख देती थी। खुद ब खुद तकिया उसके आंसुओं को पी लेता था। वह उसका ऐसा साथी था जो कभी चुगलखोरी नहीं करता था। सास कुलकर्णी बाई सब समझ गई थी। वह अपने खून से खूब वाकिफ थी। वह उसने धीरज देती थी, एक सहेली की तरह। उसने हमेशा लतिका को एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक सहेली की तरह देखा। वह राहुल को समझाने लगती तो वह हमेशा कहता, वक्त नहीं है। एक दिन तो उसने रूपाली थिएटर से सिनेमा के 2 टिकट लाई, राहुल के हाथ में दिए और कहा, आज बहू को लेकर सिनेमा जाना। उसने माँ को कहा, माँ फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है, इतना ही आपके पास ज़्यादा पैसा है तो मुझे दिया करो, मुझको कॉलेज जाने आने के लिए बस भाड़े को काम आएगा। माँ ने उसकी जली कटी सुनी और दोनों टिकट फाड़ कर उसके मुंह पर मार दिए। कहने को तो कह सकती थी, माकड़ा लाज बांटते का, कहने को मुझको देने थे बस भाड़े को काम आता, लेकिन उसका मानना था किसी को कहने से नहीं, खुद को समझना चाहिए। वैसे भी उसने टिकट फाड़ कर मुंह पर फेंकने से बिन कहे सब कुछ कहाँ अनकहा कह दिया था। सिर्फ समझने वाले ने समझना चाहिए। दोनों में वक्त के साथ नाराज़ियों ने अपना सिर उठाना शुरू किया। लगता है ये जो शादी थी वह 2 दिशाओं का मिलन कराने की कोशिश थी, क्योंकि लतिका पूरब थी
तो राहुल पश्चिम था। लतिका एक जिंदा दिल स्वभाव की लड़की है जिसे सिनेमा से लेकर नाटक देखने जाना बहुत पसंद है। लतिका का स्वभाव पूरब जैसा ही उजाला और खुशियों के संग नए रंग भरने वाला है, साथ ही बहुत मिलनसारी है। उसे बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए चाहिए। राहुल ठीक उससे उल्टा है। उसे लगता है किसी से मैं ज़्यादा मिलनसार रहूँगा तो मुझसे लोग पैसा मांगेंगे। सिनेमा या नाटक देखना उसके विचारों से कोसों दूर है। उसको लगता है वह फिजूल खर्ची है। लतिका भी एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह भी एमए पास है मगर कोई नौकरी नहीं करती थी। उसे पिता ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, कभी उसे नौकरी करने से नहीं रोका था। लेकिन पिता ने एक हिदायत ज़रूर दी थी, इंसान बहुत ही मतलबी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कमाओ और आपका पति फ़ायदा उठाकर घर में बैठकर खाएं। देखा जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता तो खून का नहीं होता, मगर सारे रिश्तों में एक अलग ही रिश्ता होता है। वह जैसे दिन ब दिन पुराना होता है वैसे मजबूत होते जाता है। अगर हम देखें तो जितने खून के रिश्ते होते हैं वह उम्र के साथ थोड़े दूर होते हैं, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता और करीब होने लगता है। लेकिन लतिका और राहुल के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती है, जैसे भी हो निभा लेनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को देखकर ऐसा नहीं लगता। और अगर आसमान में जोड़ियां बनती है तो आसमान में बैठा परमात्मा कभी पूरब और पश्चिम दिशाओं को मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। क्या परमात्मा कभी ऐसा कर सकता है? अगर परमात्मा है और वह सारे सृष्टि का रचयिता है तो क्या वह ऐसी भूल कर सकता है? लगता तो नहीं। यह तो इंसानों से हुई एक भूल है, क्योंकि उसने जन्म और मृत्यु अपने हाथ रखा है, लेकिन बहुत कुछ इंसान के हाथ में दिया है। परमात्मा ने इंसान को जो चीज़ें दी हैं उनमें सबसे ताकतवर है इंसानी दिमाग। उसके साथ दी है सोचने की ताकत, जिसके कारनामे आज दुनिया की तरक्की देखकर हमें अंदाज़ा हो ही सकता है। हालांकि दूरियां नज़दीक लाने वाली परी ने भी अब जन्म लिया है। वह भी अब 1 साल भर की होने को है। उसके खिलखिलाकर मुस्कुराते चेहरे को देखकर इंसान सारे दुख भूल जाता है और उसके साथ मुस्कुराने लगता है। बेटी हुई तो लतिका के पिता ने सारा खर्च किया, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। नवासी को गहने से लेकर सब कुछ हुआ, बस एक कमी रह गई थी। वह एक नवासी को अच्छा झूला नहीं ढूंढ पाए। कोशिश बहुत की मगर उनकी पसंद का नहीं मिला। लतिका ने ससुराल में आने के बाद बाज़ार गई और एक लकड़ी का अच्छा झूला खरीद लाई। उसकी कीमत थी 5,000 रुपये। बस फिर क्या, राहुल को आवाज़ उठाने का मौका मिल गया। वह फनफनाने लगा, इतना महंगा झूला? यहाँ क्या किसी के बाप की जागीर है जो लुटा रही हो, जो इतना महंगा झूला लाई? जब राहुल ने कहा यहाँ क्या किसी के बाप की जागीर है, तो लतिका ने कह दिया, हाँ मेरी बेटी जागीर लेकर पैदा हुई है। आज तक लतिका ने राहुल से कभी कुछ नहीं मांगा था, न कोई चीज़ राहुल ने उसे दिलाई थी। आज उसका विद्रोह करना स्वाभाविक था। स्त्री रूप में मातृत्व का रूप सर्वोच्च होता है। उस दर्जे की कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। जिसका दर्जा ही सर्वोच्च हो, उस दर्जे का मान देने वाले उसके अपने बच्चों पर कोई कुछ कहे, यह वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे उसे किसी से भी लड़ना पड़े या विद्रोह करना पड़े, वह कर लेगी। आज वही विद्रोह था। राहुल जिसे अबला समझता था, उसका आज पहला विद्रोह था। राहुल ने आज तक मातृत्व का प्यार देखा था। उसने जो कहा वह उसकी माँ ने अपने पुत्र के प्रेम में किया था। जब लतिका ने कहा मेरी बेटी जागर लेकर पैदा हुई है, तो राहुल का मुंह देखने लायक हो गया। लतिका ने कहा बेटी के हाथ में उसके बारसे के दिन जो औरतों ने पैसे डाले थे उसी का झूला लाया है। वह पैसे किसी की बपौती नहीं है, वह उसके हैं। यह सुनते ही राहुल ने न आव देखा न ताव, लतिका को थप्पड़ मार दिया। उसके नाक से खून बहने लगा। उसने राहुल की तरफ एक बार देखा। उस नज़र में एक भाव था कि आज के बाद कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। वह चुपचाप अपने कमरे में गई। नाक से खून टपक रहा था। खून से पूरे कमरे की फर्श लाल हो गई थी। न उसने नाक को पकड़ा न उसके आंसू बहे। वह तो एकदम पत्थर की हो गई थी। भावना शून्य चलती फिरती एक विद्रोही हो गई थी। यह तो ऐसा विद्रोह दिख रहा था जो किसी बड़े आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा हो। ऐसा ही दिख रहा था क्योंकि उसके भावना शून्य हाथ एक मशीन की तरह काम कर रहे थे।
वह सूटकेस में कपड़े डाल रहे थे। कुछ ही पलों में सूटकेस भर चुका था। पल भर में एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में बेटी को उठाया। वह चल पड़ी। पलक झपकते ही घर की चौखट पार कर दी। एक थप्पड़ मारने की वजह से घर छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। शादी जब से हुई थी तब से अब तक जो मन में दबा था उसका विस्फोट हुआ था। राहुल के ज़िंदगी में पैसों के आगे किसी चीज़ या इंसान का कोई स्थान नहीं था। वह कहता कम था मगर लतिका के ज़रूरत के हर बात को नज़रअंदाज करता था, चाहे वह भावनिक हो या वस्तु रूपी हो। किसी भी स्वाभिमानी इंसान को कोई नज़रअंदाज करे यह बात उसके लिए बड़ा ही अपमान होता था। किसी भी स्वाभिमानी इंसान को कोई नज़रअंदाज करे यह बात उसके लिए बहुत बड़ा अपमान होता है। लतिका जब तक स्त्री थी तब तक वह उपेक्षा को सहती रही क्योंकि वह खाली थी। आज वह मातृत्व से भर चुकी थी। जो पिया प्रेम की दिल में जगह थी उसे राहुल ने पहले ही लालच भरे अपमानों के तीर चलाकर छलनी किया था। उसमें अब कुछ डालो तो रुके ही ना, क्योंकि उसमें छिद्र हो गए थे। घर से निकलने के बाद वह खुले आसमान के नीचे थी। जितनी मन करे ऐसी उड़ान भरने को अब मन तैयार था, लेकिन इंसानी सोचने की ताकत मन की सारी उड़ानों को रद्द कर देती है। जिस तरह ख़राब मौसम में विमान विभाग सारी हवाई उड़ानों को रद्द कर देता है, उसकी सोच उसे ले गई अपने बचपन की सहेली रक्षिता के घर। रक्षिता लतिका के बचपन से लेकर एमए की शिक्षा पूरी करने तक की सहेली। उसने गुजराती लड़के लोकेश से प्रेम विवाह किया है। उनका प्रेम विवाह के नाम पर विचारों और भावनाओं के साथ जोड़ा हुआ सूझबूझ का मिलन था। वे दोनों 4 साल प्रेम संबंधों के बाद विवाह बंधन में बंधे थे। वे दोनों 4 साल प्रेम संबंधों के बाद विवाह बंधन में बंधे थे। वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। लोकेश एक व्यापारी का बेटा है, उस वजह से व्यापार उसके खून में है। वह एक कामयाब बिजनेसमैन है। रहने के लिए पूरी 3 मंजिला इमारत है। लोकेश आज घर पर नहीं है। सिर्फ रक्षिता और उसके बच्चे शतावरी और रिद्धिमान हैं। रक्षिता लतिका का सूजा हुआ नाक और हाथ के अटैची देखकर समझ गई मामला कुछ गड़बड़ है। लतिका ने रक्षिता के पूछने से पहले ही लतिका को सारी हकीकत बताई तो स्वाभाविक ही है उसने सवाल किया, आगे क्या इरादा है? लतिका ने कहा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मगर ऐसी जिसमें मैं अपनी बेटी को संभाल सकूँ। दोनों सहेलियों ने अंत में विचार करके फैसला लिया कि लतिका छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। लतिका ने अपने पति लोकेश से कहकर लतिका की आर्थिक मदद की। उन्होंने उसे 2 बेडरूम और किचन का फ्लैट दिलाया। वह उसमें रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। समय की धार पर जिंदगी बहकर 15 साल लंबी हो गई थी। अब परी ने बचपन को छोड़कर एक अल्हड़ बचपन की दहलीज पर कदम रखा था। आज राहुल ने कोर्ट से नोटिस भेजा है। वह परी का कब्जा चाहता है। लतिका को 2 दिन बाद कोर्ट में परी को लेकर हाजिर होना है। राहुल के मन में परी के लिए प्यार उत्पन्न होना यह एक अद्भुत घटना थी। राहुल का परी के लिए प्रेम रेगिस्तान में उगे पौधे जैसा था। अकस्मात वर्षा होने से उग आता है जो पानी की कमी से मर ही जाएगा। उसका परी के लिए प्रेम रेगिस्तान में उगे पौधे जैसा था जो अकस्मात वर्षा होने की से उग आता है जो पानी की कमी से मर भी जाता है। लेकिन यह बात भावना शून्य कोर्ट की विधा को कौन बताए? उसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं होती। वह भौतिक सबूतों पर फैसले करता है। उसमें भावनाओं को जो सुनने की विधि नहीं है। और आज एक भावनाओं से भरे इंसानी कब्जे पर वह फैसला करने वाला है। कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने लतिका से उसकी कमाई पूछी और उसका सबूत मांगा। वह इनकम टैक्स नहीं भरती थी, इसलिए उसके पास उसके कमाई का कोई भी कागजी सबूत नहीं था। वह कमा खा रही थी और अपनी बेटी को भी अच्छा खिलाकर पहना उड़ा रही थी। ऐसा नहीं था कि हवा खाकर जी रही थी। इंसान के लिए हवा में रहने वाला ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसके बगैर उसका जीवन नहीं है। साथ ही यह शाश्वत सत्य है कि अन्न के बगैर उसका पेट नहीं भर सकता। जीने के लिए अन्न ज़रूरी है, उसे खरीदने के लिए अर्थार्जन ज़रूरी है। वह था मगर उसका कोई सबूत नहीं था। वह कागजी सबूत सब जगह तो निर्जीव होते हैं, मगर जब वह कोर्ट में होते हैं तो अपने जीवंत होने का सबूत देते हैं। वे जीव उठते हैं। फाइल खुलते ही वे जज को चीख चीख कर कहते हैं, हम फला है, हम डिमका है।
उनकी आवाज़ जज सुनता भी है। आज वही हुआ, लतिका को कोई इनकम नहीं है। इस वजह से एक बच्ची के भविष्य की चिंता को दिखाते हुए कोर्ट ने परी को राहुल के हाथ सौंप दिया। लतिका के आंसुओं का बांध फूट पड़ा, मानो वो 15 साल पहले राहुल के थप्पड़ से नाक के बहे खून ने उन्हें रोका था। आज वह निकले थे। लतिका के विद्रोह पर राहुल ने आज विजय प्राप्त किया था। आज उसने परी को लतिका से छीन कर उसे भावनिक तोड़ दिया था। राहुल के शारीरिक हाव भाव उसके स्वभाव के अनुसार बिन कहे कह रहे थे, देखो दुनिया वालों, आज मेरा पुरुषार्थ जीत गया है। राहुल के पूरे कोर्ट कारगुजारी के पीछे की वजह पता चली। वह घर में अकेला था। कुलकर्णी बाई का देहांत हो चुका था। उसने उनकी लाश को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया था ताकि अंत्यविधि, चौथा और उत्तर कार्य के खर्चों से बचे। सिर्फ 13वीं के दिन एक नाई और भटजी को पकड़ के मुंडन करा के उत्तर कार्य के मंत्र पढ़वाए थे। उन दोनों ने दक्षिणा मांगी तो उन्हें दक्षिणा के नाम पर वादा किया, मैं आपके बच्चों को 1 महीना मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाऊँगा। समय कभी रुकता नहीं, पर इंसानों को बड़ा ज़रूर करता है। उन्हें बड़ा करके उनकी ज़िंदगियों को घटा देता है। लतिका जी रही थी बेमकसद। उसके साथ वक्त गुजारे ऐसा कोई खास नहीं था। सिर्फ कुछ ट्यूशन आते बच्चों के दिन बड़े मायूसी से कट रहे थे, लेकिन फिर भी वह बच्चों को पढ़ाते वक्त एक कोई भी मार्मिक कहानी सुना कर कहती, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी में जिस औरत को हमेशा पति से तकलीफ़ हुई और हो रही हो, वह कहे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। यह बात उसके ज़िंदगी की तरफ देखने के सकारात्मक नज़रिए को दर्शाता है। ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी, वह गुजरता गया। परी अब 21 की हो गई। अब वह एक समझदार नागरिक हो गई थी। उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करके प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की थी। माँ होने के नाते लतिका को परी की शादी की फिक्र हो रही थी। कई वर भेजे मगर रिश्ता नहीं जम रहा था। अच्छे अच्छे लड़के भेजे जिनको लतिका ने ट्यूशन पढ़ाया था। उनको बचपन से जानती थी। नाक नक्श से लेकर कदकाठी भी ठीक थी। पढ़ाई में भी अच्छे थे। कोई इंजीनियर तो कोई डॉक्टर, कोई बैंक मैनेजर तो कुछ प्रोफेसर थे। सब में कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर इनकार कर देते। कभी बेटी तो कभी बाप कमी निकाल देता। आज अकस्मात ही रक्षिता का बेटा रिद्धिमान लतिका से मिलने आया। वह दरवाजे से ही आवाज़ दे रहा था, टीचर माई, ओ टीचर माई, तुम कहाँ हो? वह लतिका को टीचर माई कहता है। वह उसके गोद में खेला है, ट्यूशन भी पढ़ा है। IIT पवई से इंजीनियरिंग करके आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में भारत का CEO है। लतिका उसकी आवाज़ पहचान गई। उसने जवाब दिया, मैं किचन में हूँ, रिद्धिमान अंदर आ जा। तब वह अंदर आया और लतिका के पैर छुए। लतिका ने उसके लिए 1 गिलास दूध में बूस्ट पाउडर डाला और रिद्धिमान को दिया। खुद की चाय कप में डाली और कप उठाकर बैठने के लिए हॉल में आए। रिद्धिमान ने जानबूझकर बात छेड़ी, परी कहाँ है? लतिका ने कहा, अपने पिता के साथ। लतिका ने आगे कहा, कई बार भेजे शादी के लिए, किसी को पसंद ही नहीं करती, परेशान किया है। रिद्धिमान जिस काम के लिए आया था वह आसान होते दिख रहा था। उसने तुरंत अपने मन की बात कही, मैं शादी करना चाहता हूँ परी से, क्या आप उसका हाथ मेरे हाथ में देंगी? लतिका तो उसके मुंह से ये बात सुनते ही अवाक रह गई। लतिका ने संभल कर कहा, अपनी माँ को लेकर आ, तब बात करेंगे। रिद्धिमान उठा और दरवाजे से अपने माँ और बाप को लेकर अंदर आया। वह दोनों दरवाजे पर खड़े ही थे। उन्होंने ही रिद्धिमान को कहा था कि तुम ही परी का हाथ मांगो, हम कहेंगे तो हो सकता है कहीं वह हमारे एहसानों तले दबकर हाँ कर दे। हमें वह मंजूर नहीं। लतिका ने तुरंत हाँ कर दी। अब बात परी के हाथ थी। रिद्धिमान परी से मिलने उसके पिता के घर गया। अच्छे से बातचीत हुई। 2 दिन बाद परी ने जवाब में ना कर दिया। लतिका, रिद्धिमान और उसके माँ बाप को तो सदमा लगा। रिद्धिमान नाराज़ हो गया क्योंकि वह बचपन से परी को चाहता था। आज परी के इनकार से उसके सपनों पर पानी फिर गया था। वह नाराज़ रहने लगा। इधर लतिका भी परी के इनकार को हाँ में बदलने की सोच ही रही थी। उसने परी को फ़ोन किया और पूछा, रिद्धिमान के रिश्ते को क्यों मना किया? तो परी ने बताया, पिताजी ने मना किया, उनको रिद्धिमान पसंद नहीं है। लतिका फ़ौरन सारा मामला समझ गई। तब लतिका ने परी को बताया, तुम्हारा पिता 1 नंबर मतलबी है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो। तुम्हारी शादी होगी तो उसको कौन खाना देगा, इसलिए वह तुम्हारी शादी नहीं कराना चाहता। अगर तुमको मेरी बात झूठ लगे तो एक काम करना, कल सुबह कॉफ़ी बनाओगी तो शक्कर की जगह नमक मिलाना,
फिर भी वह इंसान तुम्हारी तारीफ़ ही करेगा और तुमने आज तक कैसा भी खाना बनाया हो उसने तारीफ़ ही की होगी। ज़रा याद करके देखो। परी माँ की बात सुनकर सोचने लगी। उसके सामने कई सवाल खड़े हुए। उसने सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए माँ की बात मानने का फैसला किया। शाम हुई, करीब 6 बजे थे। परी का पिता कॉलेज से घर आया। वह काफ़ी थका हुआ था। उसने परी से कहा, बेटा 1 कप कॉफ़ी पिलाओगी? परी ने हाँ कहा। उसने हाँ तो भरी, मगर उसका मन उदासी से भर गया। उदास मन में संभ्रम उत्पन्न होने के लिए वक्त नहीं लगता। उसके लिए तो सत्य हो तो बुरा और असत्य हो तो भी बुरा। उसका मन भ्रम के झूले पर झूलने लगा। वह किचन में गई और कॉफ़ी बना कर लाई। उसने कॉफ़ी में 2 चम्मच नमक मिलाई, उसे अच्छे से घोला ताकि नमक पिघल जाए। फिर कॉफ़ी लाकर उसने अपने पिता को दी। उसने कॉफ़ी पीकर परी की तारीफ़ करना शुरू कर दिया। परी समझ गई माँ की बात सच है। वह अपने कमरे में गई और अपना बैग उठाई और पिता के घर से निकली माँ के घर के लिए। वह एकदम हल्का महसूस कर रही थी। मन का सारा भारीपन और मस्तिष्क का संभ्रम खत्म हुआ था। उसके आनंदित होते मन की स्थिति को झकझोर कर पिता ने उसे पूछा, कहाँ जा रही हो? परी ने बड़े ही संजीदगी से जवाब दिया, स्वार्थ से परे निस्वार्थ की गोद में। बस इतना ही कहा। राहुल परी के अंदर गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर समझ गया अपना स्वार्थ इसके सामने खुल गया है। उसे अति नमक के खारेपन से उल्टी की उबाई आई, क्योंकि उसके कॉफ़ी में ज़्यादा नमक था, जिससे उसे एसिडिटी हुई। वह बाथरूम में भागा उल्टी करने। वह उल्टी करते रहा। परी रिक्शा में बैठकर माँ के घर के लिए निकल गई। परी ने माँ के घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई। रिद्धिमान और लतिका सोफे पर बैठे थे। वे दोनों शाम की चाय पी रहे थे। लतिका ने ही रिद्धिमान को बुलाया था। उसे कहा था, घर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है। जैसे डोर बेल बजी वैसे लतिका ने कहा, लो आ गया तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट, और हंसने लगी। लतिका ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने परी थी। लतिका ने परी से पूछा, हो गया सच का सामना? परी ने कहा, हाँ। आगे कहाँ? उल्टी करा के, और हंसने लगी। दोनों माँ बेटी गले लगी। जब परी माँ के गले लगी तो उसे सोफे पर बैठा रिद्धिमान दिखा। दोनों की नज़रें मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट की एक लहर दौड़ गई।